बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 6, our subject is General Science. Today we are going to start work for day 1. We will discuss about this chapter step by step. First step is reading. Second step, words meaning. Third, explanation. Explanation में हम चैप्टर में हर पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे, डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देखेंगे. फोर्थ स्टेप है की पॉइंट्स. की पॉइंट्स में पूरे चैप्टर की समरी मौजूद होती है. पूरे चैप्टर को समराइज़ किया होता है जिसे हम की पॉइंट्स कहते हैं. फिर हम उन की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. और फिफ्थ स्टेप है हमारा एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में हम MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, put out your general science books. Have you opened your books? Okay, let's start. Chapter number 1. Chapter 1. Cellular organization of plants and animals. Chapter का नाम क्या है? Cellular organization of plants and animals. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी है. सेल क्या है? सेल एक्चुअली एक बहुत जो है टाइनी स्ट्रक्चर है और बहुत सारे हमारी बॉडी बहुत सारे डिफरेंट सेल से मिलकर बनी है. तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स किस तरह अरेंज हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सेल्स प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद हैं और क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. स्टूडेंट, बुक पेज नंबर 3. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्टूडेंट, इसमें दिया गया है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, हम उससे क्या सीखेंगे. तो सबसे पहले डिफाइन अ सेल, कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल. हम इसमें जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले है डिफाइन अ सेल, कि सेल क्या है. जैसा कि हमने इंट्रो में अभी पढ़ा जाना कि सेल जो है वो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर. डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स वर्किंग. अब हम इसमें जानेंगे कि माइक्रोस्कोप
स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि माइक्रोस्कोप हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप हम बहुत छोटी चीज़ें जो कि हम आँखों से यूँ नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, तो माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानेंगे और माइक्रोस्कोप किस तरह काम करती है, इसका फंक्शन और वर्किंग, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। और हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेल्स हैं वो बहुत टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें देखने के लिए, इन्हें स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जो सेल्स हम यूँ नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए उन्हें देखते हैं। Draw, label and describe the basic structure of an animal cell and a plant cell. स्टूडेंट, अब हम, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या नाम है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टूडेंट, पॉइंट 4 क्या है हमारा कि हम स्ट्रक्चर देखेंगे एनिमल्स और प्लांट सेल का और ड्रॉ करेंगे उसे, उसमें सेल्स में क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, हम ये पढ़ेंगे। 5th है कंपेयर एंड कंट्रास्ट एन एनिमल सेल विद अ प्लांट सेल। स्टूडेंट, अब हम कंपेयर करेंगे प्लांट सेल्स को, एनिमल सेल को, कि क्या क्या चीज़ें दोनों सेल्स के अंदर मौजूद हैं और कंट्रास्ट कि क्या क्या चीज़ें दोनों सेल में डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज़ एक सेल में प्रेजेंट है तो दूसरे में एब्सेंट है, ये कंट्रास्ट है। स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सेल टू इंडिकेट हाउ द सेल सपोर्ट्स लाइफ। अब हम पढ़ेंगे हर एक सेल को, उसके फंक्शन को, और देखेंगे कि किस तरह वो हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंस भी जानेंगे इस चैप्टर में, किसका? यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर से मुराद है ऐसे सेल्स जो एक ही सेल से मिलकर बने हैं, जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हैं बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, ऐसे सेल जो एक सेल से मिलकर बने हैं उन्हें हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एक से ज़ायद सेल से मिलकर बने हैं तो उन्हें हम मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जैसे स्पायरोजायरा बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, और हम इसमें पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ क्या हैं और ऑर्गन्स क्या हैं। जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे काम करते हैं ग्रुप की फॉर्म में तो वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। इसी तरह जब ऑर्गन की बात करें तो बहुत सारे, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज़ जब इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। और ये ऑर्गन जो है वो एक से ज़्यादा फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज रूट एंड शूट सिस्टम्स इन प्लांट्स। फिर हमने ये पढ़ना है कि रूट सिस्टम और शूट सिस्टम प्लांट में क्या है। रूट सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि किस तरह रूट्स क्या किसे कहते हैं, जड़ को, ठीक है।
रूट्स आपको पता है सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, और जो एक पहला प्लांट निकलता है जो ग्राउंड यानी अंडरग्राउंड जो है वो रूट है, और जो बाहर आपको प्लांट नज़र आता है तना जो भी है शूट जिसे हम कहते हैं, जो बाहर हमें नज़र आ रहा है आउटसाइड द ग्राउंड, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। स्टेट द फंक्शंस ऑफ द मेजर सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब हम इसमें मेजर सिस्टम्स पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के, जैसे कि हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, ये किस तरह वर्क कर रहे हैं और किस तरह इनके फंक्शंस क्या हैं। लास्ट है डिस्क्राइब द सेलुलर हायरार्की फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम अब इसमें सेलुलर हायरार्की पढ़ेंगे कि सेल्स से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक, यानी ऊपर से नीचे तक हम इसकी पढ़ेंगे डिटेल, जो सेल से स्टार्ट होके ऑर्गन सिस्टम तक कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को हमने इस चैप्टर में डिटेल डिस्कस करना है। पेज नंबर 4 खोलिए। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। When we look at a brick house, we can easily see the bricks and are small units in it, like a brick house. All living things or organisms are made of very small units. Student, जैसे कि हम एक ब्रिक यानी कि ईंट को कहते हैं, उससे बना एक घर देखते हैं, हम आसानी से ब्रिक्स को देख सकते हैं और उनके अंदर स्मॉल यूनिट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह जैसे कि एक ईंटों का घर है, जो घर है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स। क्या कहते हैं? सेल्स। अब हमने सेल्स के बारे में पढ़ना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं। जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर हैं, कुछ मल्टी सेल्यूलर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिसेल्यूलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। और इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट सेल से मिलकर बने हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, उन्हें हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अ सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है तमाम ऑर्गेनिजम्स में और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे आपको मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है बोर्ड पर, तमाम बच्चे तवज्जो करें। नर्व सेल्स हैं, इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, ये तमाम सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में। इन्हें भी अभी डिस्कस करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स के सेल हैं, ट्रिलियंस खरब, इतने ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, अनकाउंटेबल, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। Some living organisms consist of only one cell.
ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलकर बने हैं उन्हें हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। इसी तरह सेल्स आर डिफरेंट इन साइजेस, शेप्स एंड फंक्शंस। अब बहुत सारे सेल हैं जिनका साइज डिफरेंट है, शेप भी और फंक्शन भी। अब बोर्ड पर तमाम बच्चे तवज्जो करें। अब ये डिफरेंट सेल्स, यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले है नर्व सेल्स। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क है नर्व सेल्स का, जो क्या काम करते हैं? कंडक्ट मैसेजेस। वो मैसेज को कंडक्ट करते हैं हमारे ब्रेन से। जैसे हमने मूवमेंट करनी है तो नर्व सेल्स जो है वो ब्रेन को मैसेज देंगे, देन हम मूव कर सकेंगे। इसी तरह जैसे आप कोई गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आप किस तरह फ़ौरन से हाथ पीछे करते हैं, आपके ब्रेन तक ये नर्व्स मैसेज लेकर जाती हैं। उसके बाद आप हॉट और कोल्ड चीज़ में डिफरेंस भी कर सकते हैं और फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं। तो नर्व सेल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? कंडक्ट मैसेजेस। क्या परफॉर्म कर रही हैं फंक्शन? कंडक्ट मैसेजेस। सेकंड है वाइट ब्लड सेल्स। अब हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? तो आइए इसका फंक्शन देखते हैं। फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस। वाइट ब्लड सेल्स क्या काम कर रहे हैं? फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस। वाइट ब्लड सेल हमारे ब्लड में जो जर्म्स मौजूद हैं जो कि कोई बीमारी कॉज कर सकते हैं, उन्हें किल करते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। नर्व सेल्स का क्या काम था? कंडक्ट मैसेजेस। वाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस। जो कि हमारी बॉडी में जर्म्स डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। थर्ड है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लंग से जब ऑक्सीजन हमारी ब्लड में आती है तो रेड ब्लड सेल्स उस ऑक्सीजन को उसमें जाके ये कंबाइन होती है। रेड ब्लड सेल्स फिर हमारी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। स्किन सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। हमारी स्किन की भी दो लेयर्स हैं, डर्मिस और एपिडर्मिस। ऊपर वाली लेयर को कवर किया हुआ है स्किन ने और अंदर वाली लेयर को प्रोटेक्ट कर रही है। ऊपर से जो कवरिंग है हमारी स्किन की, वो हमारी अंदर जो लेयर्स मौजूद हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो स्किन सेल्स का क्या काम है? कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। बोन सेल्स। अब बोन सेल्स क्या काम कर रहे हैं? प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। बोन सेल्स हमारी बॉडी को शेप देते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। अब बोन्स के बगैर तो जो है वो हमारा स्ट्रक्चर बॉडी का नहीं बना। बोन से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे हम लोग स्केलेटन भी कहते हैं। और ये स्केलेटन ही है जो हमें हमारी बॉडी को शेप दी हुई है और सपोर्ट कर रहा है। तो नर्व सेल्स का क्या काम है? कंडक्ट मैसेजेस। वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस।
रेड ब्लड सेल्स फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। स्किन सेल्स का क्या काम है? कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर्स। बोन सेल्स का क्या काम है? प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। तो स्टूडेंट्स, सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बेसिक यूनिट हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सम सेल्स आर लार्ज एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो बड़े हैं और हम उन्हें आँख से देख सकते हैं, जैसे योक ऑफ एन एग। जो अंडा है उसमें जो योक है यानी कि जर्दी और वाइटिश पार्ट भी है, वो एक्चुअली सेल है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। बट मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर सेल्स ऐसे हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो बहुत छोटे हैं। टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। वी कैन नॉट सी दैम विद आवर आइज, और हम उन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट टू सी द सेल्स। अब हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके ज़रिए हम इन छोटे सेल्स को देख सकते हैं। तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं जिससे हम सेल्स को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट हैं और स्ट्रक्चर हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और डिफरेंट सेल्स हैं। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब सेल्स में भी यूनिसेल्यूलर हैं और मल्टी सेल्यूलर हैं। यूनिसेल्यूलर जो कि एक सेल से मिलकर बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। इसी तरह मल्टी सेल्यूलर जो कि बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। इसी तरह सेल्स, जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, तो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि कुछ सेल्स बहुत छोटे हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। अब वो सेल्स देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप, जिसके ज़रिए हम वो सेल्स देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 1 इज़ कंप्लीट नाउ। आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Students of class 6, now we will start work for day 2 of general science. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेल्स क्या है। हमने ये पढ़ा था कि सेल्स बहुत टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी है। हमारी बॉडी डिफरेंट सेल से मिलकर बनी है और हर सेल का फंक्शन डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि उनमें से जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलकर बने हैं, उन्हें हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं,
उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं कि हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं अपनी आँखों से। तो स्टूडेंट्स, उनमें जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल है योक ऑफ एन एग, वो भी एक सेल है जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं कि जिन्हें आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते। तो उन सेल्स को जिन्हें आप नहीं देख सकते, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप उन छोटे छोटे सेल्स को भी बड़ा करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 5, तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताबें खोल लें, बुक पेज नंबर 5। तो स्टूडेंट्स, अब ऐसे सेल्स जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। तमाम स्टूडेंट्स बोर्ड पर तवज्जो से देखें। तो ऐसे छोटे सेल्स जिन्हें हम नहीं देख सकते अपनी आँखों से, उन्हें देखने के लिए और स्टडी करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। क्या नाम है उसका? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें यानी कि स्मॉल थिंग्स देख सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम माइक्रोस्कोप की नज़र आ रही है, तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो करें। ये माइक्रोस्कोप है और आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स लेबल हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब हम माइक्रोस्कोप पहले जानेंगे क्या है, फिर पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप, फिर इसके जो पार्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, यहाँ लेबल किए हुए हैं डायग्राम में, इन्हें पढ़ेंगे। देन फंक्शनिंग ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप, और इसका फंक्शन देखेंगे कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये किस तरह काम करती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप, बुक पेज नंबर 5। Microscope is an instrument which is used to see very small things that cannot be seen with naked eye. तो स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। जो चीज़ें हम अपनी आँखों से यूँ नहीं देख सकते, हम वो ये इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम उसे देख सकते हैं बड़ा करके। When we look at something through a microscope, it appears larger. जब भी हम कोई चीज़ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो वो हमें बड़ी करके दिखाती है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप, जब भी हम इसमें कोई छोटी चीज़ देखेंगे तो वो हमें बड़ी नज़र आएगी। इसमें माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब ही ये है स्मॉल, छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। The microscopes we use in our schools are light microscopes. These microscopes use light to show the images. तो स्टूडेंट्स, इस माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये मिरर, ये लाइट सोर्स है। जब इस पे लाइट पड़ती है तो हमने जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ स्लाइड में रखा होगा तो हम उसे देख सकेंगे लाइट सोर्स की मदद से। इस वजह से इस माइक्रोस्कोप को हम लाइट माइक्रोस्कोप
कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है स्टूडेंट्स, दोज माइक्रोस्कोप यूज लाइट टू शो द इमेजेस। अब ऐसी माइक्रोस्कोप जिनकी लाइट सोर्स की वजह से हम यहाँ पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और भी बहुत सारी माइक्रोस्कोप होती हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, तो वो आप 9th-10th के लेवल पर जाकर स्टडी करेंगे। अब हमने पढ़ा कि माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। अब हमने ये पढ़ा अभी कि माइक्रोस्कोप हम किस लिए यूज करते हैं। वो चीज़ें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन थिंग्स को देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज अ बेस। ये आप देख सकते हैं, ये लाइट माइक्रोस्कोप है, ये इसकी बेस है। एन आर्म, ये आर्म देख रहे हैं जहां से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। अ स्टेज, ये स्टेज है। एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज, ये स्क्रू एडजस्टमेंट स्क्रू, यानी कि आप कितना एडजस्ट करेंगे इस स्क्रू से कि आप इसे कितना नीचे करके यानी जूम करके देखेंगे और कितना दूर से, तो ये मूव करेगा। स्क्रूज एडजस्ट करके आप अपना ऑब्जेक्ट जो भी है उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हमने पढ़ा? अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज अ बेस, आर्म एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज। क्या? एडजस्टमेंट स्क्रूज। ये स्क्रूज लगे हुए हैं, इनकी मदद से आप ये जो ट्यूब है इसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, 2 लेंसेज आर फिटेड, ये 2 लेंस मौजूद हैं, ठीक है। ऑन द 2 एंड्स ऑफ द ट्यूब, ये ट्यूब है, ट्यूब के पास 2 लेंसेज फिट किए गए हैं। द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब, अब ये देखिए 2 लेंस ये हैं और एक लेंस ये है। जो एंड पर ट्यूब के लेंस मौजूद है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस, जिससे हम अपना ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर एक आई पीस लगा हुआ है, ये ऊपर आप देख सकते हैं आई पीस। यहाँ से आप देखेंगे नीचे एडजस्ट करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर आपने स्लाइड रखी हुई है, मैं आपको स्लाइड बना के दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये है स्लाइड, जो कि आप इसे यहाँ पर फिट करेंगे। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख लें, जैसे कि आप अनियन का स्लाइस, अनियन स्लाइस आपने स्लाइड में रखा, उसे उसके बाद आपने अनियन स्लाइस को स्लाइड में फिट करके यहाँ इसके अंदर रखा, और रखने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव लेंस को इस पे एडजस्ट किया एडजस्टमेंट स्क्रूज की मदद से, और उसके बाद आप आई पीस से ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके सेल्स को, जो कि हम वैसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो हम माइक्रोस्कोप से सेल्स की अरेंजमेंट को देख सकते हैं। तो स्लाइड मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स, ये अनियन स्लाइस सपोज या कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद इसे यहाँ पर, ये जो स्टेज है यहाँ पर फिट करें, उसके बाद आई पीस से देखें
और ऑब्जेक्टिव लेंस से आपको यहाँ पर अनियन स्लाइस के सेल्स नजर आएंगे। और मिरर को जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर सेट करें, ताकि मिरर जब लाइट जब यहाँ से पास होगी तो ही आप अपना ऑब्जेक्ट यहाँ देख सकेंगे। मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले है आई पीस, फिर ये एक ट्यूब है, ट्यूब के बाद ये दो स्क्रूज लगे हुए हैं, एडजस्टमेंट स्क्रूज, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये स्टेज है, ये आर्म है जहां से आपने पकड़ना है, ये मिरर लगा हुआ है और ये इसकी बेस है। स्टूडेंट्स, आपने जैसा कि मैंने आपको यहाँ स्लाइड बताई, आप इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे आप रोज पेटल है तो आप उसे रख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट स्मॉल थिंग्स को आप स्टडी कर सकते हैं। आपने यहाँ स्लाइड को एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद स्क्रूज को एडजस्ट किया और मिरर को लाइट सोर्स जिसे हम कहते हैं उसे लाइट की तरफ किया, ताकि लाइट इसमें से पास होके आपका ऑब्जेक्ट आपको नजर आ सके। उसके बाद स्क्रूज से आप उसे ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं इन लेंसेज को। उसके बाद स्टूडेंट्स आप अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये था पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। कितने पार्ट्स हैं? आईपीस, ट्यूब, एडजस्टमेंट स्क्रूज, आर्म, बेस, मिरर, स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये इसके तमाम पार्ट्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के, जिसके जरिए आप इजीली स्टडी कर सकते हैं और आप अपनी डिफरेंट स्लाइड जो कि आपको 9th-10th में प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और आपको ये भी सिखाया जाएगा कि माइक्रोस्कोप को किस तरह सेट करते हैं। यानी कि ये जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई है इसे यहाँ पर एडजस्ट करना, फिर लेंस को यहाँ पर एडजस्ट करना स्क्रूज की मदद से, और लाइट सोर्स को भी एडजस्ट करना, ताकि लाइट जब पास हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर नज़र आ सके। तो पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप हमने अभी डिस्कस किया। अब जो हमने डिस्कस करना है दैट इज फंक्शनिंग ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। फंक्शनिंग ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है? हमने अभी पढ़ा कि माइक्रोस्कोप क्या है, parts of a light microscope, then functioning of a light microscope। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल पढ़ा था सेल्स के बारे में कि जो सेल्स हैं बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं। अब हमने उनमें बहुत सारे सेल्स कल पढ़े थे। हमने उनमें पढ़ा था कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और इसी तरह मसल सेल्स हैं, स्किन के सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये सेल्स जो हैं अब ये सेल्स जो मौजूद हैं यहाँ पर, हमने इनके बारे में ये पढ़ा था कि हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है। अब हमें ये मालूम नहीं है कि ये सेल्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। अब वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस। इसी तरह डिफरेंट सेल्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब ये सेल्स की अरेंजमेंट और इन सेल्स के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? तो स्टूडेंट्स, हम लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए या और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनके ज़रिए हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे
कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है और इनमें सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है। तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप। अब हमने पढ़ना है फंक्शनिंग ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। The object to be seen is placed on a glass slide and then on the stage. To focus the object clearly in the microscope, two adjustment screws are used. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने ये स्लाइड यहाँ पर रखनी है और क्या चीज़ पे फोकस करना है, आपने अपनी ग्लास स्लाइड को रखा स्टेज पर, ग्लास स्लाइड को स्टेज पर रखना है। उसके बाद आपने फोकस करना है माइक्रोस्कोप पर, और जो ये 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज लगे हुए हैं, 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज, इन्हें आपने यहाँ से सेट करना है और अपने ऑब्जेक्ट लेंस को फोकस करना है स्लाइड पर, और जो सोर्स है उसको भी लाइट में होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपकी माइक्रोस्कोप काम करेगी और आपको ऑब्जेक्ट जो भी आपने यहाँ स्लाइड पे रखा हुआ है, आपको उसकी अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन कि व्हाट डू यू नो अबाउट माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। इसी तरह आपको पार्ट्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप, इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो 3 से 4 सवाल इसमें बन सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है, वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल size. Most of the cells are too small to be seen without a microscope. तो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑब्जेक्ट को, जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि स्लाइड वो यहाँ पर रखी है, तो हम इस स्लाइड को जो स्टेज पर मौजूद है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसे हम माइक्रोस्कोप से 1500 टाइम्स बिगर देख सकते हैं, यानी कि 1500 गुना ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं, जो कि हम आम आंख से नहीं देख रहे थे, वो इस लाइट माइक्रोस्कोप से हम 1500 टाइम्स बिगर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, कुछ सेल्स बहुत छोटे होते हैं कि जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के अलावा देख नहीं सकते। तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपको इस पूरे टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, वो आ सकते हैं आपको। इसी तरह आप इसमें से MCQ भी बना सकते हैं, जैसे, और ब्लैंक्स भी बना सकते हैं, जैसे कि द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज कॉल्ड डैश। तो उस डैश में आप क्या फिल करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। इसी तरह द लेंस एट द एंड ऑफ द ट्यूब विच वी ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आई पीस, जिससे हम देख रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है माइक्रोस्कोप का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है और तैयारी करनी है। इस टॉपिक को, इस लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
Students of class 6, now we will start work for day 3 of general science. Students, previous lecture में हमने डिस्कस किया था सेल्स को और माइक्रोस्कोप को. स्टूडेंट्स, सेल्स जो हैं वो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम आँखों से नहीं देख सकते. कुछ सेल्स ऐसे हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, तो हम उसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप. अब माइक्रोस्कोप से हम सेल्स को देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को और फीचर्स को. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल. स्टूडेंट्स, एनिमल सेल और प्लांट सेल में ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये हम आम आँख से नहीं देख सकते. इन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिनके बाद हम सेल्स में ये डिफरेंट फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. अब इन दोनों सेल्स के फीचर्स को डिस्कस करेंगे. इनमें से कुछ फीचर्स सेम हैं और कुछ डिफरेंट. इनमें हमने जो स्टडी करना है वो सबसे पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. हमने वन बाय वन इन्हें डिस्कस करना है. और इनके अलावा जो ऑर्गेनेलीज यहाँ मौजूद हैं, जैसे ये रेड में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल, सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रियन, ये दो, और क्लोरोप्लास्ट, इन्हें हम ऑर्गेनेलिस को भी डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. बुक पेज नंबर 6. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एनिमल सेल आप देख सकते हैं डायग्राम, और प्लांट सेल, इन दोनों में कुछ फीचर्स सेम हैं. जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियस दोनों में मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है, लेकिन सेल वॉल प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल में एब्सेंट है. इसी तरह क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है. सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह एनिमल सेल और प्लांट सेल के कुछ फीचर्स सेम हैं और कुछ डिफरेंसेस भी इनमें मौजूद हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेंट्रियोल और क्लोरोप्लास्ट. इसी तरह प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है. तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं. स्टार्ट करते हैं. देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल. स्टूडेंट्स, हर सेल में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हमें उन सेल्स के बारे में, उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पता चला. एनिमल सेल और प्लांट सेल आप अपनी आँख से नहीं देख सकते. जब आपने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो आपने इनके स्ट्रक्चर्स को देखा, इनके फीचर्स को देखा, इनमें सिमिलैरिटी को देखा और डिफरेंसेस जो कि आपको मैंने अभी बताया. एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स हैं,
और प्लांट सेल में एब्सेंट है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मौजूद है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। तो जब हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी की तो हमें पता चला इनके डिफरेंस और इनकी सिमिलैरिटी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है? सेल वॉल। क्या डिस्कस करना है? सेल वॉल। तो मैं आपको डिफरेंस बताती चलूं। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद है। सेल वॉल कहते हैं बाहर वाली लेयर को, प्लांट सेल के जो आउटसाइड मौजूद है लेयर या वॉल, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये बाहर वाली साइड पर लेयर मौजूद है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। एक डिफरेंस तो हमें यहीं पे पता चल गया कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। The outermost covering of a plant cell is called cell wall. ये देखिए, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग इज कॉल्ड सेल वॉल। अब हमने ये देखना है कि जो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है वो किस चीज से मिलकर बनी है। सेल वॉल, इट इज मेड ऑफ अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक हार्ड मटेरियल है जिससे ये सेल वॉल मिलकर बनी है। The cell wall supports the cell and gives it shape. स्टूडेंट, ये सेल वॉल ही है जो कि सपोर्ट कर रही है सेल को और एक प्रॉपर शेप दी हुई है सेल को। स्टूडेंट्स, जिस तरह ह्यूमन के सेल में देखिए बोन सेल्स हैं, उन्होंने हमारी बॉडी को सपोर्ट किया हुआ है, शेप दी हुई है, जिसे हम जो बोन्स का स्ट्रक्चर है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं, इस स्केलेटन की वजह से ही हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट मिल रही है। तो सेल वॉल एंड प्लांट सेल में है जो सेल को सपोर्ट कर रहा है और शेप दी हुई है मुकम्मल। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस शुरू में बताया कि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल और सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। अब हमने पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ना है? सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम में देखिए, आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल, सेकेंड लेयर देखिए जिसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सेल मेम्ब्रेन से। किससे? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की भी ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इनमें एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दोनों सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। The outermost covering of an animal cell is called cell membrane. स्टूडेंट्स, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को हमने क्या कहा? सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में कहाँ आती है?
In plant cells, it is present next to the cell wall. Students, ये देखिए, सेल वॉल के बाद वेरी नेक्स्ट जो लेयर आ रही है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ materials in and out of the cell. स्टूडेंट्स, जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये और ये सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, फंक्शन क्या है? ये कंट्रोल करती है सेल में मूवमेंट को. किसकी मूवमेंट? मटेरियल्स की. किन किन चीज़ों की सेल को ज़रूरत है, उनकी कंट्रोल कौन कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन सेल्स में मटेरियल की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है. सेल वॉल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल है. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है. सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में सेल वॉल के बिल्कुल नेक्स्ट लेयर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने पढ़ना है साइटोप्लाज्म. क्या पढ़ना है? साइटोप्लाज्म. स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म पेज नंबर 7. जेली लाइक material present inside the cell membrane is called cytoplasm, which contains water and other chemical substances. Students, साइटोप्लाज्म, ये अंदर जो मैंने खाली जगह आपको वाइटिश पार्ट नज़र आ रहा है, ये सारा साइटोप्लाज्म है. प्लांट सेल में भी ये सारा पार्ट और एनिमल सेल में भी, जिसमें ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं. जैसे ये वाइट वाला पार्ट सारा साइटोप्लाज्म है, और उसमें ये ऑर्गेनेलीज डिफरेंट मौजूद हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियन, वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, सेंट्रियोल. तो ये सेल में जो एक जेली लाइक मटेरियल है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें के वाटर मौजूद है और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस. मैनी सेल ऑर्गेनेलीज. स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलीज कहते हैं छोटे सेल्स के स्ट्रक्चर को. जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऑर्गेनेली है, सेंट्रियोल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. तो ये छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं सेल में, और इन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं. और ये सेल्स का जो फंक्शन है वो तमाम इस साइटोप्लाज्म में हो रहा है. ये जो वाइट पार्ट है, ये जेली लाइक मटेरियल, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें वाटर और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, जो क्या काम कर रहे हैं? फंक्शंस डिफरेंट सेल के परफॉर्म करा रहे हैं साइटोप्लाज्म में. तो स्टूडेंट्स, सेल वॉल, आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ये एब्सेंट है. सेल मेम्ब्रेन, जो कि नेक्स्ट टू द सेल वॉल लेयर है प्लांट सेल में, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. थर्ड, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में हमने पढ़ा कि ये जेली लाइक मटेरियल है, जिनमें ये टाइनी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, जो कि सेल्स का डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये सेल ऑर्गेनेलीज, ये एक टेबल आपकी बुक में बनाया गया है, जिसमें
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को पहले बताया गया है। ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है दोनों सेल्स में, ये और ये बोर्ड पर देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये रेड में। अब इनका फंक्शन पढ़ते हैं। ये ऑर्गेनेली है सेल में, यानी कि टाइनी स्ट्रक्चर। इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये नेटवर्क है डिफरेंट चैनल्स का। इनमें मटेरियल जो है वो मूव करता है सेल में, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, जिसके थ्रू सेल्स में मटेरियल मूव करता है एक से दूसरी जगह पर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है स्टूडेंट्स? नेटवर्क ऑफ चैनल्स, जिसका काम क्या है कि मूवमेंट कराना मटेरियल्स की सेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन ये आप देख सकते हैं, ये और ये, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इसका क्या फंक्शन है? माइटोकॉन्ड्रियन आर सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। माइटोकॉन्ड्रियन का सेल में क्या काम है? ये पूरे सेल को एनर्जी फराहम करता है। जैसे स्टूडेंट्स हम खुराक खाते हैं तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसी तरह एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रियन है उन्हें पावर हाउस भी कहते हैं सेल का, जो उन्हें एनर्जी सप्लाई कर रहा है। दोनों सेल्स में माइटोकॉन्ड्रियन एनर्जी सप्लाई करता है सेल को। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स। In plant cells, a single large vacuole is present, but in animal cells, many small vacuoles are present. Students, आप देख सकते हैं ये जो ब्लू से आपको नज़र आ रही हैं, ब्लू कलर में, ये एनिमल सेल में छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन प्लांट सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में ये बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इनका क्या काम है स्टूडेंट्स? वैक्यूल अपने अंदर वेस्ट मटेरियल, एयर, इन चीज़ों को स्टोर करती हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम में जमा हो जाता है और एनस से पास आउट हो जाता है। तो वेस्ट मटेरियल की जो डिपोजिशन है वो कहाँ हो रही है? रेक्टम में। लेकिन एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल, एयर और वाटर को, फूड सब्सटेंसेस को यहाँ पर स्टोर करती हैं। ये जो एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स और प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रियन। स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये आप देख सकते हैं एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है और प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसका क्या फंक्शन है? क्लोरोप्लास्ट आर
parts of animal cell, plant cell that contains chlorophyll. स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जिनकी वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन है, और ये एनर्जी को सनलाइट से लेते हैं और प्लांट उस एनर्जी को फिर इस्तेमाल करते हैं खुराक बनाने में। तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट से मुराद है कि क्लोरोफिल मौजूद है, जो कि ग्रीन पिगमेंट या पौधों को सब्ज रंग देने वाला मादा है। सनलाइट इनमें जब ये ट्रैप करते हैं तो प्लांट्स उस सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं खुराक बनाने के लिए। लास्ट है, देखिए, सेंट्रियोल्स। स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट हैं, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। 2 centrioles are present near the nucleus of an animal cell. They play an important role in animal cell division. Students, centrioles का ये आप देख सकते हैं क्या काम है? सेल डिवीजन कराना, यानी किस तरह आप एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन सकते हैं। इसकी डिटेल आप 9th-10th में पढ़ेंगे कि किस तरह सेंट्रियोल्स में सेल डिवीजन होती है और किस तरह नए सेल्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि सेल ऑर्गेनेली है, क्या काम है इसका? कि ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स है जो कि सेल्स में मटेरियल की मूवमेंट का काम करती है। नेक्स्ट, वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट सेल में सिंगल लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इनका काम क्या है? वेस्ट मटेरियल यानी कि एयर, वाटर, फूड सब्सटेंसेस को स्टोर करना। माइटोकॉन्ड्रियन आप देख सकते हैं दोनों सेल्स में मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रियन को पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि इनमें ये एनर्जी देते हैं दोनों सेल्स में, प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी। फिर आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और एनिमल सेल्स डिपेंडेंट हैं, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। देन सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में एब्सेंट है और एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो हमें डिफरेंस भी पता चल गया और सिमिलैरिटी भी दोनों सेल्स में पता चल गई। हमने मेन ऑर्गेनेलीज में डिस्कस किया था सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म में टाइनी ऑर्गेनेलीज को अभी डिस्कस किया जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल्स। अब हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियस को। किसे डिस्कस करना है? न्यूक्लियस। पेज नंबर 7 पर ही मौजूद है न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं दोनों सेल्स में। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पर मौजूद है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये सेंटर में है, एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस और प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पर मौजूद है। अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। The most important part of a cell is its nucleus. जो
बहुत अहम हिस्सा है सेल का, वो क्या है? न्यूक्लियस। एनिमल सेल में भी मौजूद है और प्लांट सेल में भी मौजूद है। इट कंट्रोल्स all the activities of the cell. Therefore, a nucleus is the control center of the cell. Students, न्यूक्लियस हम तमाम सेल की एक्टिविटीज़ को, जो भी काम हो रहा है, जैसे मूवमेंट है, वेस्ट मटेरियल है और एनर्जी ट्रैप हो रही है, दोनों सेल में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। जैसा कि स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर है। हम जो भी एक्शन, जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमारे ब्रेन से मैसेज पहुंचता है। जैसे कि हमने मूवमेंट करनी है तो ब्रेन से मैसेज मसल्स को जाएगा तो हम मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन कंट्रोल सेंटर है जो कि हमारी तमाम एक्टिविटीज़, एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह एनिमल सेल और प्लांट सेल में न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है जो कि सेल्स में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अ थिन मेम्ब्रेन called nuclear membrane. Students, मैं आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अलग बता रही हूँ। ये देखिए बोर्ड पर, ये न्यूक्लियस है। अ थिन मेम्ब्रेन, ये थिन मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये देखिए, ये जो थिन मेम्ब्रेन है, बहुत पतली सी एक मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसने न्यूक्लियस को इर्द गिर्द से कवर किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस ये है और इसकी कवरिंग जो है वो एक मेम्ब्रेन ने की हुई है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, इसमें आप ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। ये तमाम थ्रेड लाइक यानी कि धागे की तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? कंट्रोल सेंटर है जो कि हमारी सेल्स की एक्टिविटी को, यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। इसके बाहर की लेयर है थिन लेयर, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसने कवर किया हुआ है न्यूक्लियस को। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। Chromosomes pass on the characteristics of the cell to new cells. The number of chromosomes is fixed in every cell. Students, इन क्रोमोसोम्स का न्यूक्लियस में क्या काम है?
एक सेल अगर सेम इसी तरह का दूसरा है, यानी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे सेल में भी वैसी हैं, तो ये क्रोमोसोम्स की वजह से है। क्योंकि क्रोमोसोम्स क्या काम करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करता है एक सेल से दूसरे सेल में, और क्रोमोसोम्स एक सेल में जितने हैं उनकी तादाद फिक्स्ड है। जैसे कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फिक्स्ड इन एवरी सेल। अ ह्यूमन सेल हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन सेल में क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। तो स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम्स की फर्दर डिटेल आप बड़ी क्लास में यानी कि 9th-10th में पढ़ेंगे कि किस तरह ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पास कराता है एक सेल से दूसरे सेल तक। और ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमन सेल 46 क्रोमोसोम्स जो कि फिक्स्ड अमाउंट है या फिक्स्ड नंबर है हर सेल। अगर एक सेल में सपोज 22 है, तो जो इसका न्यू सेल बनेगा उसमें भी 22 क्रोमोसोम्स होंगे, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स नए सेल में भी वैसी ही मौजूद होंगी। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 3 इज नाउ कंप्लीटेड। आपने इस लेक्चर को 2 से 3 मर्तबा अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.